फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमें खुशी होगी अगर हमारा ये चैनल आपकी तैयारी में कुछ भी हेल्प कर पा रहा हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये चैनल कैसा लग रहा है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो अपलोड होने पर आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अभी हमारे सामने स्क्रीन पर री एग्जामिनेशन का नोटिस है। जैसे कि आप सभी का जेओ का रिटन टेस्ट 6/11/2022 को कराया गया था, जो कि अब कैंसिल हो चुका है। तो उसका किस हिसाब से री एग्जामिनेशन होगा, किस तारीख को, किस मोड पर, कौन कौन एलिजिबल होंगे, किस तरह से होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा गया है कि ये जो रिटन एग्जामिनेशन 6/11/2022 को हुआ था और जो कि कैंसिल हो चुका है, उसको री एग्जामिनेशन होगा 18/3/2023 को, यानी कि आने वाले 18 मार्च को आपका ये री एग्जामिनेशन होने वाला है। अब ये जो री एग्जामिनेशन होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी। अब इस मोड में होता है कि आप सभी का जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा। आप सभी का जो भी सेंटर पड़ेगा वहां पर आपको कंप्यूटर उपलब्ध करा जाएंगे, जिनमें आपको क्वेश्चन, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर आपको उसमें उन प्रश्नों का कंप्यूटर में उत्तर देके के आपको उस एग्जामिनेशन में अपीयर करना होगा। अब इस एग्जामिनेशन में वही लोग एलिजिबल होंगे जो कि पिछले रिटन टेस्ट में अपीयर किए थे, यानी कि 6/11/2022 को जो रिटन टेस्ट हुआ था जेओ का, उसमें जो लोग अपीयर किए थे, उस एग्जाम को जिन लोगों ने दिया था वही लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, और जो लोग उस समय एलिजिबल हुए थे वही लोग इस री एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे। इस टेस्ट का जो टेस्ट लोकेशन वही विल बी जनरली सेम एज अप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इस टेस्ट का लोकेशन वही रहेगा, जनरली वही रहेगा जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है। However, due to paucity of number of nodes at some location, there may be change of test locations to nearby cities location or for some candidates। यानी कि जनरली आपका वही टेस्ट लोकेशन रहेगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है, लेकिन अगर कहीं पर कंप्यूटर का कमी है या फिर टेस्ट सेंटर में कंप्यूटर उतने नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तब आपका टेस्ट लोकेशन में अंतर आ सकता है, जो कि आपको ज़्यादा दूर नहीं, आपके आस ही पास के शहर या लोकेशन में दिया जाएगा, जो कि कुछ ही कैंडिडेट्स के लिए होगा। सभी लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हो। अब फर्दर अपडेट्स इन दिस रिगार्ड विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली। अब इसका आगे का इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगा। अब जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका जो भी ये एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर के द्वारा होगा। आपका जो भी टेस्ट लोकेशन लगेगा वहाँ पर आपको कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे और वहीं लोकेशन में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए आप अपने जो भी एग्जामिनेशन है उस पर लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद आप एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। अब आप किस तरह से इस एग्जामिनेशन में अपीयर करिएगा, इसके लिए सेल ने एक डेमो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जो आप कैसे अपीयर कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जिस हिसाब से ये सीबीटी होने वाला है वो भी हम आगे जानेंगे। लेकिन सीबीटी का जो सिंपल अर्थ है ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है जो आजकल के बच्चे स्कूल में भी कर रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन कंप्यूटर में होता है। और अभी जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में भी कंप्यूटर में जो टेस्ट हो रहे थे या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे थे वो भी इसी माध्यम से हो रहे थे, और यही माध्यम आपके लिए भी चुना गया है, जो कि एक बहुत ही सरल माध्यम है। इसके जरिए काम और ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, और ये किस तरह से होगा ये हम आगे जानते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ें। आपके सामने जो स्क्रीन है वो वैसे तो डेमो टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन है, लेकिन यही सेम चीज़ आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी चलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप ये तो हटा दीजिए कि 15 मिनट्स, यहाँ पर आपको टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे का रहेगा, यानी 2 आवर्स का। ये इसलिए डेमो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि लोग ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से परिचित हो सके। तो यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 2 आवर्स, 15 मिनट्स नहीं होगा, ये डेमो टेस्ट के लिए है। द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। द countdown timer in the top right corner of screen will display the remaining time available for you to complete the examination.
When a timer reaches 0, the examination will end by itself. You will not be required to end or submit your examination. अब यहाँ पर जानने की बात यह है कि आप जैसे ही एग्जाम में लॉगिन करते हैं वैसे ही आपका क्लॉक शुरू हो जाएगा, जो कि आपके टॉप के राइट कॉर्नर में रहेगा। वो जब हम आपको अभी डेमो टेस्ट करके दिखाएंगे उस समय आप उससे ज्यादा अच्छी तरह से परिचित हो पाइएगा। अब जैसे ही काउंटडाउन शुरू हो जाएगा आपको वो यह दिखाएगा कि आपके पास और कितना समय बाकी है टेस्ट को खत्म करने के लिए। जैसे ही टाइमर 0 पहुंचेगा उसी समय आपका एग्जामिनेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और बिना कोई सबमिट बटन क्लिक किए आपका वो एग्जामिनेशन खुद ब खुद जमा भी हो जाएगा। अब जो आपको देखना है वो यह चीज है, अब आपके पास जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सभी एक बॉक्स में रहेंगे जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर इस तरह से सफेद मार्क रहेगा तो यह है कि उस प्रश्न को आपने अभी तक देखा भी नहीं है। इस तरह से लाल है यानी आपने उस प्रश्न को अभी तक उत्तर नहीं किया है, आपने उस प्रश्न को देखा है मगर उत्तर नहीं किया है। अगर वो इस तरह से हरा हो चुका है यानी आपने उस प्रश्न को उत्तर कर चुका है। अगर इस तरह से गोल घूमकर नीला है तो इसका अर्थ है कि यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चंस बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, यानी आपने उस क्वेश्चन को देखा है मगर आंसर नहीं किया है परंतु आपने उसे मार्क फॉर रिव्यू किया है। मार्क फॉर रिव्यू का अर्थ सिंपल यह है कि आप उस प्रश्न को वापस आकर देखने वाले हैं। अगर इस तरह से आपका नीला हो चुका है प्रश्न गोल होके और एक हरा निशान है यानी कि द क्वेश्चन और क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन, यानी आपने उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू भी किया है यानी आप उस क्वेश्चन को वापस आकर देखना चाहेंगे। आपने उस प्रश्न का उत्तर भी दिया है और इस हिसाब से आपने उत्तर किया है, ठीक है आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है परंतु वो इवैल्यूएशन के लिए यानी नामांकन के परंतु वो क्रमांकन के लिए कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपका प्रश्न कुछ इस तरह से नीला हो चुका है और उसमें एक हरा टिक का निशान है यानी कि आपने उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू ही करके रखा हुआ है और ये इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी इसके लिए आपको कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। अब द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर अ क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन, यानी जैसे मैंने आपको बताया द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस, यानी अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो उसका सिंपल अर्थ यही होगा कि आप उस क्वेश्चन को वापस आकर देखना चाहेंगे। यू कैन click on this arrow which appears to the left of question palette to collapse the question palette, therefore by maximizing the question window. To view the question palette again, you can click on this which appears on the right side of question window. अब ये जब हम आपको डेमो टेस्ट करके दिखाएंगे तब आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। यहाँ समझना थोड़ा कठिन है परंतु आप जैसे जैसे वीडियो को देखेंगे आपको ये और अच्छी तरह से समझ आएगा। You can click on your profile picture on top right corner of your screen to change the language during the exam for entire question paper. On clicking of profile image, you will get a drop down to change the question content to the desired language. अब आप जब क्वेश्चन पेपर शुरू करेंगे तो आपको पहले ही पूछा जाएगा कि आप किस भाषा में अपना क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। मगर परंतु अगर आगे जाके आपको लगता है कि नहीं हिंदी भाषा से अच्छा हम हिंदी भाषा को चुने तो आपका जो टॉप राइट पे आपका प्रोफाइल इमेज रहेगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप बॉक्स खुलेगा। उस ड्रॉप बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज का। अगर उस ऑप्शन में आप इंग्लिश या हिंदी जो आप पसंद करेंगे उसे चुनते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर ही हिंदी या इंग्लिश में हो जाएगा, परंतु आप प्रत्येक क्वेश्चन को हिंदी या इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। You can click on this to navigate to the bottom or this to navigate to the top of the question area without scrolling. आप इन दोनों बटन्स का भी यूज कर सकते हैं बिना किसी स्क्रोलर के सहायता से, ताकि आप ऊपर और नीचे दोनों क्वेश्चन का देख सके। दूसरे पेज में देख सकते हैं नेविगेशन टू अ क्वेश्चन, यानी कि हम दूसरे क्वेश्चन पर कैसे जा सकते हैं। टू आंसर अ क्वेश्चन डू द फॉलोइंग, अगर आपको किसी क्वेश्चन को आंसर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स में बताएं। by in the question palette at the right of your screen to go to that number. Using this option does not save your answer to the current question. Click on save and next to save and then go to the next question. Click on mark for review and next to save your answer for the current question. Mark it for review and then go to the next question.
यानी सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आपके राइट की तरफ आपका क्वेश्चन पैलेट तो रहेगा ही हर सेक्शन के लिए। वहां पर से मान लीजिए आपको प्रश्न 1 से प्रश्न 10 पर डायरेक्टली जाना हो तो आप 1 को छोड़कर 10 पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। मगर इसमें आपको यह बात जरूर ध्यान रखना है कि इसमें अगर आप प्रश्न 1 पर आपने अपना सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक नहीं किया है तो आपका उसमें आंसर सेव नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को यूज करने से आपका आंसर जो है वो सेव नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रश्न 1 पर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आपका सेव हो जाएगा और आप अगले प्रश्न पर चले भी जाएंगे। लेकिन दोबारा आकर रिव्यू कर ले जमा करने से पहले तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। यानी आप भी किया है परंतु आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं, इसलिए आपने उसे मार्क फॉर रिव्यू किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। 8वां है आंसरिंग अ क्वेश्चन, कि आप किस तरह से किसी क्वेश्चन को आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप किस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। To select your answer, click on the button of one of the options. To deselect or choose an answer, choose the button of the chosen option again, or click on the clear response button. To change or choose an answer, another option. To save your answer, you must click on the save and next button. To mark the question for review, click on the mark for review and next button. यहाँ पर 5 पॉइंट में एक ही चीज हमें बताया गया है कि आप किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह अपना ऑप्शन बदल सकते हैं। सबसे पहले बता रहेंगे उसी ऑप्शंस रहेंगे उसके बगल में आपको एक छोटा बॉक्स या एक छोटा सर्कल दिखेगा जिस पर क्लिक करने से ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको उसी ऑप्शन को डिसेलेक्ट करना है या आप उस ऑप्शन को हटा देना चाहते हैं कि नहीं ये आंसर नहीं, रिस्पॉन्स पर भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट उस ऑप्शन पे भी दोबारा क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑप्शन आपने सी किया हुआ है तो आप डायरेक्ट बी पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे सी से वो डायरेक्ट बी पर बदल जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रश्न के लिए आप किसी एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर आपका ऑप्शन सेव हो तो आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन जरूर से जरूर दबाना है, वरना वो आंसर आपका सेव नहीं होगा। अगर आपको किसी प्रश्न को दोबारा से रीचेक करना है जमा करने से पहले तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। To change your answer to a question that has already been answered, first select that question for answering and then follow the procedure for answering that type of question. यानी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है जो कि आप पहले ही आंसर कर सकते हैं तो आप उस क्वेश्चन पर चले जाइए दोबारा और वहां पर वैसे कर लीजिए। मान लीजिए आप प्रश्न 1 का आंसर देके आगे बढ़े, आपने वहां पर मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं किया हुआ है और आपने 10वें क्वेश्चन तक आके आपको बाद में पता चला कि नहीं प्रश्न 1 का आंसर सी नहीं बी होगा, तो आप प्रश्न 10 से डायरेक्ट प्रश्न 1 पर जा सकते हैं। वहां पर दोबारा सी को छोड़कर बी पर क्लिक कर सकते हैं और वापस सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। नेविगेशन थ्रू सेक्शंस। अब जैसे कि आपको मालूम है आपके क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन रहेंगे। पेपर 1 है ICA इंडस्ट्रियल एंड कंपनी अवेयरनेस, जिसमें 25 प्रश्न हैं। पेपर 2 है रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें 20 प्रश्न होंगे। पेपर 3 है यूनिट स्पेसिफिक, जिसमें 25 प्रश्न है। और पेपर 4 है GPOE, GPA और GFM, जिसमें आपके 100 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको 30 का आंसर देना है। तो ये जितने भी 4 पेपर रहेंगे या 4 सेक्शन आप मानिए, वो आपको एक ऊपर क्वेश्चन के ऊपर एक बार में दिखाई देंगे। अब हर एक सेट के लिए वो अलग भी रह सकते हैं। अब आप उसमें से जो सेक्शन चाहे पहले वो आंसर कर सकते हैं। उसी के बारे में दिया गया है कि आपका जो सेक्शन है इन दिस क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन द टॉप बार ऑफ द स्क्रीन, आपके टॉप में एक बार के रूप में रहेगा। क्वेश्चन इन अ सेक्शन कैन बी व्यूड बाय क्लिकिंग ऑन द सेक्शन नेम। अगर आप उस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जो सेक्शन यू आर करंटली व्यूइंग इज हाईलाइटेड। आप जिस भी सेक्शन को क्लिक करेंगे वो हाईलाइटेड रहेगा ताकि आपको पता चले कि आप उस सेक्शन पे आंसर कर रहे हैं। जब आप मान लीजिए ICA के आखिरी प्रश्न का आपने उत्तर दिया तो वहां पर से आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तो उससे आप रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा के पहले प्रश्न पर पहुंचिएगा, क्योंकि आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसमें यह भी बताया गया है कि यू कैन शफल बिटवीन सेक्शंस एंड क्वेश्चन एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज पर योर कन्वीनियंस ओनली ड्यूरिंग द टाइम स्टिपुलेटेड। यानी आप अपने एग्जाम के दौरान सेक्शन या क्वेश्चन में किसी भी समय अदल बदल करके आंसर कर सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो, लेकिन आपको समय का सिर्फ ख्याल रखना है। Candidate can view the correspondence section summary as part of the legend that appears in every section above the question palette.
यही में बताया था कि यहाँ पर जो भी चीज़ आपको जो भी पेज मैं आपको दिखा रही हूँ वो डेमो टेस्ट के लिए है ये इंस्ट्रक्शंस, लेकिन यही सेम इंस्ट्रक्शंस आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी चलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सेक्शन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल नॉलेज और एरिथमेटिक दिखा रहा है। लेकिन आपका क्या रहेगा, सबसे पहला पेपर ICA रहेगा, इंडस्ट्रियल एंड कंपनी अवेयरनेस। उसके बाद आपका रहेगा रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद रहेगा यूनिट स्पेसिफिक और फिर रहेगा GPOE, GPA और GFM। पहले ICA में आपके 25 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन में 20 प्रश्न, यूनिट स्पेसिफिक में 25 प्रश्न और आपका GPOE, GPA और GFM में रहेगा 100 प्रश्न, जिसमें से आपको 30 प्रश्न करने होता है। ड्यूरेशन आपका 2 घंटा रहेगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे क्वेश्चन पेपर में आपका सारा क्वेश्चन कंपलसरी तो रहेगा ही, जो मतलब आपको जितने क्वेश्चंस करने हैं जैसे GPOE, GPA, GFM में आपको 100 में से 30 प्रश्न करते हैं। अब इनमें से आप किसी भी प्रश्न को अपने 2 घंटे के ड्यूरेशन में किसी भी समय कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कैंडिडेट्स को अवॉइड किया गया है कि अपने गेसिंग से आंसरिंग ना करें। अब एक एक करके आपके क्वेश्चन पर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन एक बार में दिखाया जाएगा और मेरी भी यही सलाह रहेगी कि आप किसी भी प्रश्न पर ज़्यादा समय ना व्यर्थ करें। यानी अगर आप किसी प्रश्न पर अटक गए हैं और आपको लगता है कि इसका आंसर करने में मुझे समय लगेगा तो उसे आप बाद के लिए छोड़ें, क्योंकि सबसे पहले जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उसे खत्म करना समझदारी रहेगी। अब each question will have 5 alternatives out of which one will be the correct answer। यानी कि हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से कोई एक आंसर आपका सही रहेगा। अब यहाँ पर आप हर एक प्रश्न को हिंदी या इंग्लिश में कैसे देख सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया और अभी हम इसको और अच्छी तरह से डेमो में एक्सप्लेन करेंगे। The candidate's instruction to follow the instruction of the test administrator carefully। If any candidate does not follow the instruction rule, it would be treated as a case of misconduct, adoption of unfair means, and the candidature of the candidate will be cancelled। यानी आप जब वहाँ पर CBT में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो आपके जो इन्विजिलेटर रहेंगे या आपके जो भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे आपको उनकी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से मानना होगा। और अगर यहाँ पर लिखा गया है कि कोई उस रूल्स या इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेगा तो उसे एक केस माना जाएगा मिसकंडक्ट का या अडॉप्शन ऑफ अनफेयर मीन्स यानी चीटिंग मान ली जाएगी और फिर आपका वो कैंडिडेट कैंसिल भी किया जा सकता है, यानी उसे टेस्ट देने नहीं मिलेगा। The candidates may ask the test administrator about their doubts or the commencement of the test। No query shall be entertained after the commencement of the examination। अब आपके जितने भी डाउट रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वो एग्जाम से पहले ही पूछ लेना है। एग्जाम के बाद कोई भी डाउट को वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं एंटरटेन करेगा, यानी उसका जवाब नहीं देगा। Candidates will not be permitted to submit their examination unless their entire test duration is exhausted। अब आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि 2 घंटे से पहले अगर आपका पेपर हो भी जा रहा है तो आपको उसे जमा नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टेस्ट ड्यूरेशन द कैंडिडेट्स विल नॉट एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन और चेक द आंसर्स ऑफ द कैंडिडेट वुड बी सेव्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर सिस्टम इवन इफ ही हैज नॉट क्लिक द सबमिट बटन। अब आपका 2 घंटे के बाद खुद ब खुद पेपर फ्रीज हो जाएगा, यानी आप ना ही पेपर में कोई भी चीज को आंसर कर सकते हैं ना ही दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं। वो खुद ब खुद पेपर सेव करके जमा ले लेगा। इसका मतलब आपको सबमिट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको हर एक प्रश्न के बाद अपना ऑप्शन जरूर सेव करना है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो सबसे जरूरी है वो आप जरूर देख लें कि प्लीज नोट दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड अ कैंडिडेट क्लिक ऑन एनी ऑफ द कीबोर्ड कीज वंस द एग्जाम स्टार्ट्स एज दिस विल लॉक द एग्जाम। यानी अगर एग्जाम शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपको कोई भी कीबोर्ड का की को क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने माउस के मदद से बस अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी भी कीबोर्ड की को क्लिक करते हैं तो वो आपके एग्जाम को लॉक कर देगा। जो इंटरफेस दिख रहा है ये इंटरफेस है आपके डेमो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, जो कि सेल ने ऑर्गेनाइज कराया है जिससे आप CBT से ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित हो जाए। यहाँ पर जैसे कि कैंडिडेट नेम फेक है, प्रोफाइल पिक्चर फेक है, लेकिन जब आप ओरिजिनल बैठेंगे तो आपका ओरिजिनल नेम रहेगा, आपका प्रोफाइल पिक्चर रहेगा, सारा कुछ मतलब आपके इन्फॉर्मेशन रहेंगे। इस लिंक पे जाने से आप भी इस डेमो टेस्ट को दे सकते हैं। मैं वैसे ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप ज़्यादा आसानी से इस लिंक को एक्सेस कर पाएं और आप इस टेस्ट को दे पाएं। मेरी आपसे यह सलाह रहेगी कि आप इस लिंक को मोबाइल पे ना लैपटॉप पे, कंप्यूटर या लैपटॉप पे करें
ताकि आप ज़्यादा इजीली आप ये सीबीटी से परिचित हो जाए और आपको एग्ज़ाम के दिन ज़्यादा समय ना लगे चीज़ों को समझने में और आप ज़्यादा आसानी से एग्ज़ाम को दे पाएँ। अब यहाँ पर जैसे कि आपको सेंटर पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, परंतु आपको इस डेमो टेस्ट के लिए ऑलरेडी ये एंटर है, आपको बस साइन इन पे क्लिक करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसी से साइन इन कर रही हूँ। जैसे कि ये वाला फेस, अब साइन इन करने के बाद आपको ये फेस दिखेगा। इंटरफेस में आप देख सकते हैं वही सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो मैंने आपको इतनी देर से समझाए हैं। वही है किस तरह से आंसर करना है, किस तरह से आप सेक्शन में नेविगेशन कर सकते हैं, आप किस तरह से क्वेश्चन में इधर उधर करके आंसर कर सकते हैं, कहाँ पर किस तरह से होगा। जैसे आप देख सकते हैं इसका मतलब है आपने आंसर क्वेश्चन अभी तक देखा भी नहीं, इसका मतलब आपने देखा है लेकिन आंसर नहीं किया है, इसका मतलब आपने आंसर कर दिया है, इसका मतलब आपने आंसर नहीं किया है क्वेश्चन को लेकिन मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, इसका मतलब आपने आंसर भी किया है और मार्क फॉर रिव्यू भी किया है, इसका मतलब आपने बस मार्क फॉर रिव्यू करके रखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक है। ये इसलिए है क्योंकि उस समय ये डेमो टेस्ट के लिए है, लेकिन उस समय आपका आईसीए रहेगा यानी इंडस्ट्रियल एंड कंपनी अवेयरनेस, फिर आपका रहेगा रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर यूनिट स्पेसिफिक रहेगा। उसके बाद आपका जीपीओई, जीपीए और जीएफएम रहेगा। यहाँ आपके 25 प्रश्न रहेंगे, यहाँ 20, यहाँ 25 और यहाँ 100, जिनमें से आपको 30 करने होंगे। यहाँ पर आप अपने एक डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इंग्लिश किया। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये आएगा। अब यही वो सेक्शन है या बार है जिसमें आप अपने सेक्शंस देख सकते हैं। अब इस बात का ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है आपका पहला सेक्शन आईसीए ही हो या तीसरा सेक्शन यूनिट स्पेसिफिक ही हो सकता है आपका पहला सेक्शन में यूनिट स्पेसिफिक करके आईसीए को लास्ट में भी डाला जा सकता है, क्योंकि आपके 4 सेट रहेंगे और चारों में शफलिंग हो सकती है। लेकिन आप किसी भी सेक्शन को पहले आंसर कर सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज को ना करके मैं चाहूँ कि मैं पहले कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पर करूँ, तो मैं यही कर सकती हूँ। अब जैसे मैंने बोला था आप जिस पे भी होंगे वो हाईलाइटेड रहेगा, तो मैं अभी इस पे हूँ इन तीनों को छोड़कर। अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं हिंदी पे देखूं, तो या तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जाके हिंदी कर सकती हूँ, तब ये पूरी हिंदी हो जाएगा, या फिर मैं चाहूँ तो पूरे क्वेश्चन पेपर को हिंदी में देख सकती हूँ। उसके लिए यहाँ प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज पे हिंदी को सेलेक्ट कर लूंगी। इससे अब जितने भी आगे के प्रश्न होंगे वो सभी भी हिंदी में होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस प्रश्न को देखा है लेकिन आंसर नहीं किया है, तो ये दिख रहा है। इन प्रश्नों को अभी तक देखा भी नहीं है, नॉट विजिटेड। अब मान लीजिए मैं इस दूसरे प्रश्न पे गई तो ये भी हिंदी में है। अब मान लीजिए मैं इंग्लिश ही करना चाहती हूँ तो इंग्लिश कर लूंगी। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका आंसर मुझे लगता है ये सी होगा, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। तो अब यहाँ पर मेरा आंसर दिखा रहा है। मान लीजिए मुझे लगता है ये होगा आंसर, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकती हूँ कि मैं आकर देखना चाहूंगी। मान लीजिए इसका आंसर सी होगा, मैंने ये क्लिक किया और मैं यहाँ नेक्स्ट पे चली गई। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए मुझे लगता है ये 5 होगा, लेकिन फिर मुझे लगता है नहीं इसका आंसर 3 होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पर ये करके हटाऊं ही, मैं डायरेक्ट 3 पर जाके क्लिक कर सकती हूँ और फिर ये मेरा 7 नेक्स्ट। अब जैसे ये आखिरी प्रश्न था कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, तो मैं जनरल नॉलेज के पहले प्रश्न पे आ गई हूँ क्योंकि सेक्शन चेंज हुआ है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पैलेट ये डिस्टर्ब कर रहा है और आपको क्वेश्चन को देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ पर इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये उधर छुप जाएगा, जिससे आपको दिखेगा क्वेश्चन ही दिखेगा। मान लीजिए इसका आंसर ए है, मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट का बटन को हटाया गया है क्योंकि ये कंप्यूटर खुद ब खुद इस क्वेश्चन इसको जमा करके खत्म कर देगा। मान लीजिए इसका आंसर बी है, तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 12 मिनट बाकी है, मतलब कितना समय बाकी है वो यहाँ देख सकते।
तो इसी तरह से आप CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर कर सकते हैं। इन्हीं छोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप बहुत आसानी से ये टेस्ट में अपीयर कर सकते हैं। और ये बहुत आसान टेस्ट है, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर में किस तरह से टेस्ट देना है। खाली ख्याल इस बात का आपको रखना है कि एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आप कीबोर्ड कीज़ का बिल्कुल यूज़ ना करें, वरना कंप्यूटर आपका लॉक हो जाएगा। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ताकि आप ज़्यादा आसानी से उस लिंक को एक्सेस कर सके। और सलाह रहेगी कि कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करते हुए आप उस टेस्ट को एक बार प्रैक्टिस कर ले। आशा करती हूँ इस वीडियो ने आपको CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को समझने में सहायता की होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।